नमस्कार बच्चों, साधना चैनल में आप सबका स्वागत है। बच्चों, आज हमारा जो वीडियो है वह है क्लास 10th के हिंदी कोर्स आ क्षितिज भाग 2 के गद्य खंड से। हमारी क्षितिज पुस्तक 2 भागों में विभक्त है, एक काव्य खंड और एक गद्य खंड। आज जो हमारा पाठ 14 है, एक कहानी, यह भी ये गद्य खंड से लिया गया है। इसे लिखा है मन्नू भंडारी ने। बच्चों, आप यह पाठ पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं एक बार संक्षेप में इस पाठ के विषय में बताना चाहूंगी कि मन्नू भंडारी ने इस पाठ में क्या वर्णित किया है। लेखिका मन्नू भंडारी ने अपने इस आत्मकथ्य में उन व्यक्तियों और घटनाओं के बारे में लिखा है जिनका उनके लेखकीय जीवन से संबंध रहा है। इस पाठ में लेखिका ने उन घटनाओं के विषय में भी लिखा है जो अपने पिता और कॉलेज की प्राध्यापिका शीला अग्रवाल के विषय में बताया है और स्वतंत्रता आंदोलन का भी इसमें वर्णन किया है। लेखिका ने अपने परिवार और कॉलेज की कुछ घटनाओं के बारे में बताते हुए अपने पिता के स्वभाव में क्षण क्षण होने वाले परिवर्तनों के बारे में भी बताया है और स्वतंत्रता आंदोलन में उनकी भागीदारी में उनके उत्साह, जोश, संगठन क्षमता और विरोध करने के तरीके का भी वर्णन बहुत अच्छी तरह से इस पाठ के अंदर किया गया है, जो कार्य उनका प्रशंसनीय है। तो चलिए आज हम इस पाठ के बहुविकल्पीय प्रश्न आपके सामने स्पष्ट करने जा रहे हैं, जिससे यह पाठ और अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाएगा। ये बहुविकल्पी प्रश्न आपके 2 प्रकार से आते हैं, एक गद्यांश के आधार पर और दूसरे पाठ के आधार पर। तो इसलिए इन सारे प्रश्नों पर आपको अपना ध्यान केंद्रित करना है और ध्यान से प्रश्नों को सुनना और समझना है। हमारा प्रथम प्रश्न है, एक कहानी, यह भी पाठ के लेखक का नाम है। हालांकि हम लेखिका का नाम मन्नू भंडारी आपको बता चुके हैं, लेकिन फिर भी इस तरह का प्रश्न लिखने के पीछे हमारा उद्देश्य है कि हर कवि का, हर लेखक लेखिका का पाठ का नाम आपको अच्छी तरह से याद होना चाहिए, क्योंकि किसी भी, चाहे कविता में से हो चाहे गद्यांश में से हो, कहीं से भी आपसे पाठ का या लेखक का नाम पूछा जाता है। इसलिए सबसे पहला प्रश्न हमने आपका उसी रूप में लिखा है। तो एक कहानी, यह भी पाठक के लेखक का नाम है स्वयं प्रकाश, प्रेमचंद, यशपाल या मन्नू भंडारी। सही उत्तर आपका है मन्नू भंडारी। सेकंड है, लेखिका मन्नू भंडारी का जन्म कहाँ हुआ था? गोरखपुर उत्तर प्रदेश, जयपुर राजस्थान, भानपुरा मध्य प्रदेश या पटना बिहार। तो ये आपके पाठ के फर्स्ट पैराग्राफ में से ही आपका उत्तर है भानपुरा मध्य प्रदेश। कि मध्य प्रदेश में भानपुरा नाम का एक गांव है जहां लेखिका का जन्म हुआ था। लेखिका की यादों का सिलसिला कहां से प्रारंभ होता है? मध्य प्रदेश के भानपुरा से, अजमेर के ब्रह्मपुरी से, दिल्ली के गोल मार्केट से या उपरोक्त कहीं से नहीं। देखिए, यहाँ तो उनका जन्म हुआ था, लेकिन उनका जो बचपन बीता था, कि जहाँ उनकी यादें थीं, वे थीं अजमेर के ब्रह्मपुरी मोहल्ले से। तो इसलिए आपका सही उत्तर ख होगा, अजमेर का। लेखिका के पिता के व्यक्तित्व की विशेषताएं हैं कोमल और संवेदनशील, बेहद क्रोधी और अहमवादी, शक्की स्वभाव वाले या उपर्युक्त सभी। ये सारी विशेषताएं उनके पिता की इस पाठ के अंदर बताई गई हैं कि एक ओर वे कोमल और संवेदनशील थे, तो दूसरी ओर वे बेहद क्रोधी और अहमवादी भी थे, और आर्थिक विवशता के कारण वे शक्की स्वभाव वाले बन गए थे। तो इस तरह से ये सारी विशेषताएं उनके व्यक्तित्व की इस पाठ में बताई गई हैं। भग्नावशेषों को ढोने से क्या तात्पर्य है? देखिए, भग्नावशेष वैसे होता है टूटे हुए अवशेष जो बच जाते हैं किसी चीज के। तो टूटे फूटे खंडर महल,
रूढ़िवादी सोच एवं विचार, पुरानी बातों को वर्तमान में लागू करना या भूरे रंग के अवशेषों को वहां करना। इसका सही उत्तर होगा पुरानी बातों को वर्तमान में लागू करना, कि जो बातें बीत चुकी हैं, जो चीजें बीत चुकी हैं, उन टूटी फूटी पुरानी बातों को भी हम वर्तमान में लागू करते रहें तो वह भग्नावशेष कहलाता है। जैसे लेखिका के पिता के जो गुण थे वो धीरे धीरे उनकी आर्थिक विषमता के कारण समाप्त होते जा रहे थे, लेकिन फिर भी वे उनको वर्तमान में लागू करना चाहते थे। लेखिका के पिता इंदौर से अजमेर क्यों आए थे? व्यापार करने के लिए, आर्थिक हानि होने के कारण, बच्चों की पढ़ाई के कारण या अपनी संपत्ति को बेचने के लिए। आपका सही उत्तर होगा आर्थिक हानि होने के कारण, कि आर्थिक उन्हें नुकसान हुआ था, हानि हुई थी, जिसके कारण उन्हें इंदौर छोड़कर अजमेर आना पड़ा था। लेखिका के पिता के क्रोध के क्या कारण बताए गए हैं? नवाबी आदतें, अधूरी महत्वाकांक्षाएं, हमेशा शीर्ष पर रहने के बाद हाशिए पर चले आना या उपरोक्त सभी। देखिए ये सारी उनकी आदतें थी कि वे नवाबों जैसा जीवन व्यतीत करते थे, वैसा स्वभाव थे। उनकी महत्वाकांक्षाएं बहुत थीं, लेकिन महत्वाकांक्षाएं उनकी अधूरी रह गईं, पूरी नहीं हो पाई, क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति खराब हो गई थी। हमेशा शीर्ष पर रहने के बाद, शीर्ष का मतलब है कि एक उच्च स्थान पर रहने के बाद जब मनुष्य नीचे आ जाता है, एक हाशिए पर आ जाता है, तो इसलिए आपका उपरोक्त सभी आपके सही होंगे कि इन सब के कारण ही उनके मन में हमेशा क्रोध बना रहता था, गुस्सा बना रहता था। लेखिका के पिताजी को यश और प्रतिष्ठा मिली शब्दकोश रचना से, लेखिका की गतिविधियों से, कवि सम्मेलन से या पैसे के कारण। कि जो शब्दकोश उन्होंने हिंदी अंग्रेजी का जो शब्दकोश बनाना उन्होंने शुरू किया था इंदौर में, और वह अधूरा रह गया था, जिसे उन्होंने अजमेर आकर पूरा किया था, तो उस शब्दकोश रचना से उन्हें यश और प्रतिष्ठा की प्राप्ति हुई थी। निम्न में किसमें लेखिका के पिता ने बच्चों को भागीदार नहीं बनाया? अपने निजी जीवन में, राजनीतिक क्षेत्र में, ज्ञान में या आर्थिक विवशता में। कि चाहे जितनी भी आर्थिक परिस्थितियां उनकी खराब हो चुकी थी, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी उस आर्थिक विवशता में अपने बच्चों को भागीदार नहीं बनाया था। लेखिका के पिता शक्की क्यों हो गए थे? आंख मूंद कर सब पर विश्वास करने के कारण, सामाजिक गतिविधियों के कारण, अपनों के हाथों विश्वासघात के कारण, राजनीतिक गतिविधियों के कारण। देखिए ये सच है बात कि उनके पिता आंख मूंद कर सब पर विश्वास कर लेते थे, लेकिन सब पर विश्वास करने का परिणाम यह हुआ कि जिन जिन पर उन्होंने विश्वास किया उन्हीं लोगों ने उनके साथ विश्वासघात किया। तो जब अपने लोग उनके साथ विश्वासघात करने लगे या विश्वासघात उन्होंने किया, तो उन्हें हर व्यक्ति पर शक होने लगा कि हर व्यक्ति सही नहीं है, उचित नहीं है। वह हर व्यक्ति को शक की दृष्टि से देखने लगे थे। हाशिए पर सरकना का अर्थ है पहले की तुलना में महत्वहीन होना, जहां बैठे हैं वहां से थोड़ा खिसकना, महत्व खो देना या असामाजिक होना। देखिए हाशिए पर सरकने का मतलब ये नहीं है कि हम थोड़ा सा खिसक गए और हम हाशिए पे यानी कि लाइन पर, बॉर्डर लाइन पर हम आ गए। इसका अर्थ होता है पहले की तुलना में महत्वहीन होना, कि उनके जीवन में जो उनका महत्व था पहले, वो धीरे धीरे कम होता जा रहा था। क्यों? क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति बिगड़ती चली जा रही थी, तो इसलिए उनका जो रुतबा था, उनका जो महत्व था, वो धीरे धीरे कम होता चला जा रहा था। तो इसे कहते हैं हाशिए पर खिसकना। लेखिका के व्यक्तित्व में हीन भावना के समावेश का कारण था पिता द्वारा बड़ी बहन की प्रशंसा, पिता का शक्की स्वभाव, पिता द्वारा लेखिका की उपेक्षा, उपर्युक्त सभी। तो लेखिका के अंदर जो हीन भावना आई थी वो इसी कारण आई थी कि सबसे पहले तो पिता उनकी बड़ी बहन की प्रशंसा करते थे क्योंकि वह गोरे रंग की थी। गोरा रंग पिता की कमजोरी थी, और जबकि लेखिका सांवले रंग की, काली थी, दुबली पतली मरियल सी थी, तो इसलिए पिता हमेशा लेखिका की उपेक्षा करते थे और बड़ी बहन की प्रशंसा करते थे। और फिर पिता का जो शक्की स्वभाव था कि वे बच्चों पर भी शक करने लगे
थे, तो इन तीनों कारणों से उनके व्यक्तित्व में हीन भावना का समावेश हो गया था। लेखिका ने अपने पिता से विरासत में क्या पाया? शांत स्वभाव, शक्की स्वभाव, उनकी संपत्ति, उनका कला। तो जो शक्की स्वभाव पिता का था, वह शक्की स्वभाव लेखिका के अंदर भी विरासत के रूप में आया कि बड़े होने पर जब उन्होंने ये आकलन करने का प्रयास किया कि उनके अंदर पिता के कौन कौन से गुण समाहित हुए हैं, तो उन्होंने देखा कि कहीं ना कहीं शक्की स्वभाव उनके अंदर भी आया हुआ था। तो इसीलिए कहा है कि विरासत में उन्होंने शक्की स्वभाव को प्राप्त किया। आसन अतीत से क्या तात्पर्य है? हमारा पिछला साथ, हमारा अभी अभी बीता हुआ जीवन, उपर्युक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। आसन अतीत कहते, अतीत माने जो बीत गया, और आसन का मतलब होता है जो अभी समीप में, जो फिलहाल में व्यतीत हुआ है। तो इसलिए हमारा सही ऑप्शन होगा हमारा अभी अभी बीता हुआ जीवन। ये नहीं कि बहुत पहले का बीता हुआ समय, जो तुरंत फिलहाल में ही हमारा समय व्यतीत हुआ है, उसे आसन अतीत कहा जाता है। माँ का त्याग लेखिका के लिए आदर्श क्यों नहीं बन पाया? उनकी सहनशीलता व त्याग परिस्थितियों व मजबूरी से उपजे थे। लेखिका को माँ की आदतें पसंद नहीं थी। माँ के प्रति परिवार संवेदनशील नहीं था। उनका त्याग मानवता के कल्याण के लिए नहीं था। तो देखिए, वैसे तो माँ के प्रति सबकी संवेदनशीलता थी, लेकिन उनकी जो सहनशीलता थी माँ की, और त्याग था, वह परिस्थितियों और मजबूरी से उत्पन्न था। मतलब यह है कि वे परिवार के बच्चों की भी सारी फरमाइशें हमेशा पूरी करती थी। पिता चाहे उन पर क्रोध करते थे, ज्यादती करते थे, तब भी वे उसको सहन करती रहती थी। क्यों? क्योंकि वे अनपढ़ थी, अज्ञानी थी। तो इसलिए घरेलू महिला होने के कारण जो सहनशीलता और त्याग है, वो उनकी परिस्थिति और मजबूरी से उत्पन्न था। इसलिए लेखिका ने उनके इन गुणों को अपना आदर्श जीवन में कभी भी नहीं बनाया था। पैतृक पुराण से अभिप्राय है परिवार की कहानी, पितरों की कहानी, पिता की कहानी, पुरानी कहानी। तो इसमें पैतृक पुराण से मतलब है पिता की कहानी। पैतृक का मतलब है पिता से संबंधित, कि पिता की जो कहानी है उसके लिए पैतृक पुराण शब्द का प्रयोग किया गया है। व्यक्तित्व के सकारात्मक पहलुओं से लेखिका का क्या अभिप्राय है? सकारात्मक का मतलब होता है पॉजिटिव, और नकारात्मक का मतलब होता है निगेटिव। तो तन मन को स्वस्थ रखने वाले गुण भी हमारे अंदर सकारात्मक पहलू कब होते हैं? जब हम शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होते हैं। और स्वस्थ हम कब होते हैं? जब हमारे अंदर सद्गुण होते हैं, अच्छे भाव होते हैं, अच्छे विचार होते हैं, तभी हम शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहते हैं। तो इन पहलुओं से तात्पर्य तन मन को स्वस्थ रखने वाले सद्गुणों से है। विस्फारित अहम का क्या अर्थ है? घमंड में डूबे रहना, अहंकार को बढ़ावा देना, अहंकार को फैलाना, स्वयं के अद्वितीय होने का मिथ्या अभिमान। देखिए, विस्फारित का मतलब वो है फैला हुआ, अहम माने अहंकार। तो स्वयं के अद्वितीय, कि हम अद्वितीय हैं, हम अनोखे हैं, हम जो भी कार्य कर रहे हैं वो सबसे अलग हटकर कर रहे हैं, श्रेष्ठ कार्य कर रहे हैं। तो इस तरह का जो मिथ्या अभिमान होता है, मिथ्या का मतलब झूठा अभिमान, अपने ऊपर झूठा अभिमान करना, अपने को अद्वितीय मानने का, उसे विस्फारित अहम कहा जाता है। परंपरागत पड़ोस कल्चर से क्या तात्पर्य है? जिसमें व्यक्ति अपने तक सीमित रहता है, जिसमें व्यक्ति अपने परिवार तक सीमित रहता है, जिसमें व्यक्ति के अपने पड़ोसियों से उदार एवं घनिष्ठ संबंध होते हैं, जिसमें व्यक्ति को अपने पड़ोसियों से कोई मतलब नहीं होता है। तो देखिए, पड़ोस कल्चर का मतलब क्या होता है कि जिसमें पड़ोसियों से उदार और घनिष्ठ संबंध होते हैं। कि मान लीजिए कभी भी हमारे ऊपर कोई विपदा आती है, हमें किसी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, तो उस समय अगर पड़ोसियों के साथ हमारे संबंध अच्छे हैं, उदार हैं, घनिष्ठ हैं, तो सबसे पहले पड़ोसी ही हमारी सहायता के लिए आ पाता है। क्योंकि रिश्तेदार, नातेदार तो फोन करने के बाद दूर से आने में समय लगाते हैं। तो इसलिए पड़ोस कल्चर का मतलब है उनके साथ उदार और घनिष्ठ संबंधों का होना। पड़ोस कल्चर को सबसे अधिक नुकसान किसने पहुंचाया है? मनुष्य की स्वार्थ भावना ने, पाश्चात्य सभ्यता और संस्कृति ने,
महानगरों की फ्लैट संस्कृति ने या आधुनिकीकरण की प्रक्रिया ने? सबसे ज्यादा पड़ोस कल्चर को नुकसान महानगरों की फ्लैट संस्कृति ने पहुंचाया है, क्योंकि आजकल फ्लैट में रहने के कारण पड़ोसी पड़ोसी को नहीं जानता है। सब अलग अलग विचारधाराओं के, अलग अलग जाति धर्म के लोग रहते हैं, तो जिसके कारण और फिर दूसरे आजकल सब इतने अधिक व्यस्त जीवन शैली वाले हो गए हैं कि एक दूसरे के विषय में किसी को कोई ज्ञान नहीं होता। तो इसलिए पड़ोस कल्चर को महानगरों की फ्लैट सभ्यता ने प्रभावित किया है। लेखिका की कहानियों के पात्र प्रायः किस परिवेश के हैं? उच्च पूंजीपति वर्ग के, निम्न शोषित वर्ग के, अपनी कल्पना लोक के, उसके मोहल्ले के। कि जिस मोहल्ले में लेखिका रहती थी वहां उस मोहल्ले के बच्चों के साथ उनके जो आत्मीय संबंध थे, तो बड़े होने पर जब उन्होंने कहानियां लिखी, लेखन कार्य शुरू किया, तो उन्होंने अधिकांश उन्हीं पात्रों को अपनी कहानी में लिया, उन्हीं पात्रों को माध्यम बनाकर उन्होंने कहानी लिखी। तो इसलिए उनकी कहानी के अधिकांश पात्र उनके मोहल्ले के ही थे। पड़ोस कल्चर से विच्छिन्न होकर हम हो गए। विच्छिन्न का मतलब दूर होकर, कि पड़ोस कल्चर से दूर हो जाने पर हम क्या हो गए हैं? संकुचित, असहाय, असुरक्षित, उपयुक्त। सभी ये तीनों चीजें हमारे अंदर समाहित हो गई हैं कि हम बस संकुचित विचारधारा वाले हो गए हैं, असहाय हो गए हैं कि किसी से कोई हमें सहायता मिले या नहीं मिले, और असुरक्षित अपने को महसूस करने लगे हैं कि यदि हमें कभी कोई परेशानी आती है तो पता नहीं हमारे पड़ोस में रहने वाला व्यक्ति हमारी सहायता करेगा भी या नहीं करेगा। तो पड़ोस कल्चर से दूर होने पर ये तीनों चीजें हमारे अंदर आ गई हैं। लेखिका के पिता ने भटियार खाना किसे कहा है? घर को, धर्मशाला को, रसोई घर को, विद्यालय को। उन्होंने भटियार खाना रसोई घर को कहा था। उन्होंने ये कहा था कि रसोई घर में रहना अपनी प्रतिभा को भट्टी में झोंकने के बराबर है, क्योंकि अधिकांश समय जो गृहिणियां होती हैं उनका रसोई घर में ही व्यतीत होता है, जिसके कारण वे बाह्य समाज के विषय में कुछ भी जानकारी प्राप्त नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए वे अपने बच्चों को रसोई घर में जाने नहीं देते थे, क्योंकि वे रसोई घर को भटियार खाना कहते थे। लेखिका के परिवार में लड़की के विवाह के लिए अनिवार्य योग्यता थी उम्र 20 वर्ष और शिक्षा स्नातक, उम्र 16 वर्ष और शिक्षा मैट्रिक। मतलब उस समय लड़कियों के विवाह के लिए जो अनिवार्य योग्यता होती थी वो मैट्रिक होती थी और उम्र 16 वर्ष होती थी। ये दोनों अलग अलग करके भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि उस समय उम्र क्या थी शादी के लिए, तो 16 वर्ष हो सकती थी और शिक्षा मैट्रिक थी। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखना है। लेखिका के घर में आए दिन क्या होता था? गीत संगीत के कार्यक्रम होते थे, लड़ाई झगड़ा होता था, राजनीतिक पार्टियों के जमावड़े और बहसें होती थी, दावतें होती थी। तो लेखिका के घर में, क्योंकि लेखिका के पिता सामाजिक और राजनीतिक कार्यों में बहुत बढ़ चढ़कर भागीदारी करते थे, समाज सुधार के कार्य करते थे, तो इसलिए उनके घर में आए दिन राजनीतिक पार्टियों के जमावड़े और बहसें होती रहती थी। नेक्स्ट है, लेखिका का मन किस बात से आक्रांत रहता था? आक्रांत का मतलब परेशान रहना, दुखी रहना। घर में होने वाली बहसों से, देश में चल रहे आंदोलन से, राजनीतिक पार्टियों के झगड़ों से, देशभक्त शहीदों के रोमानी आकर्षण और बलिदानों से, कि जो देशभक्तों ने अपना जीवन बलिदान किया, जो शहीद हो गए, जो आकर्षण था, उन सब बातों से उनका मन हमेशा आक्रांत रहता था। सारे निषेध, सारी वर्जनाएं और सारा भय कब ध्वस्त हो जाता है? जब रगों में लहू की जगह लावा बहता हो, जब कोई किसी की आजादी छीनता हो, जब परिवार पर संकट आता है, या जब कोई किसी का अपमान करता है। तो सारे निषेध, वर्जना, जब रगों में लहू की जगह लावा बहता हो। लावा बहने का मतलब होता है एक उत्साह, जोश किसी भी काम को करने का, कि उस उत्साह और जोश में कोई आप पर कितने भी प्रतिबंध लगाए, कितना भी आपको रोकने का प्रयास करे, कितना भी आपको कोई डर दिखाए, लेकिन जब किसी काम को करने का उत्साह, जोश हमारे अंदर होता है, तो सारे निषेध, वर्जनाएं, भय सब कुछ ध्वस्त यानी समाप्त हो जाता है। किसी भी चीज का कोई डर मन में नहीं रहता है। लेखिका ने पिता का गौरव गान क्यों किया है? स्वयं में उनका गुण परखने के लिए, प्रसिद्ध व्यक्तित्व होने के कारण,
पिता की सामाजिक प्रतिष्ठा हेतु या उपरोक्त सभी। लेखिका ने पिता का जो गौरव गान किया है वो स्वयं में उनका गुण परखने के लिए कि उनके अंदर पिता के कौन कौन से गुण समाहित हुए हैं। चाहे तो गुण भी कह सकते हो, चाहे खामियां भी हो, क्योंकि गुण दोष दोनों ही चीजें पिता की थी और दोनों ही चीजें उनके व्यक्तित्व के अंदर भी आई थी। लेखिका को साहित्य की दुनिया में प्रवेश किसने करवाया था? लेखिका के पिता ने, राजेंद्र यादव ने, प्राध्यापिका शीला अग्रवाल ने, लेखिका की मां ने। तो प्राध्यापिका शीला अग्रवाल जो उनके कॉलेज की थी, हिंदी प्राध्यापिका, उन्होंने लेखिका को साहित्य की दुनिया में प्रवेश कराया था, क्योंकि उन्होंने चुन चुनकर साहित्य पढ़ने के लिए लेखिका को दिया था और उन्हें बताया था कि कौन से कवि, कौन से लेखक अधिक प्रसिद्ध हैं, किनका कौन सा उपन्यास ज़्यादा अच्छा है और उसमें किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए। तो ये सारी जानकारियां शीला अग्रवाल ने ही लेखिका को दी थी। सुनीता उपन्यास के लेखक कौन है? मन्नू भंडारी, अज्ञेय, यशपाल या जैनेन्द्र? सुनीता उपन्यास जैनेन्द्र के द्वारा लिखा गया है। निम्नलिखित उपन्यासों में अज्ञेय की रचना है नदी के द्वीप, शेखर एक जीवनी, उपर्युक्त दोनों या त्याग पत्र? त्याग पत्र इन्होंने नहीं लिखा है। अज्ञेय की ये दोनों रचनाएं हैं, नदी के द्वीप भी, शेखर एक जीवनी भी। तो हमारा सही उत्तर होगा उपर्युक्त दोनों। मन्नू भंडारी की आजादी के आंदोलन में क्या भूमिका रही? उन्होंने हड़ताल करवाई और भाषण दिए, जुलूस निकाले और नारे लगवाए, आंदोलन में खुलकर भाग लिया, उपर्युक्त सभी। ये तीनों कार्य उन्होंने आजादी के आंदोलन के लिए किया था कि वे हड़तालें करवा रही थी, भाषण दे रही थी, जगह जगह नुक्कड़ पर, चौराहों पर रुककर जुलूस निकाल रही थी, नारे लगवा रही थी, ताकि अन्य लोगों के मन में भी देश को स्वतंत्र कराने के लिए संघर्ष और क्रांति की भावना जागृत हो सके। तो ये सारे कार्य उन्होंने आजादी के आंदोलन के समय किए थे। लेखिका के विद्यालय से शिकायती पत्र आया क्योंकि वे पढ़ाई में कमजोर थीं, वे परीक्षा में नकल करती पकड़ी गई थी, उन्होंने अनुशासनहीनता की थी, उन्होंने स्कूल में हड़ताल करवाई थी। क्योंकि उनके मन में तो स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने की क्षमता थी और वे कर रही थी, लेकिन अपने साथ साथ उन्होंने कॉलेज की अन्य लड़कियों को भी उसके विषय में बताया, समझाया और सबने मिलकर हड़ताल स्कूल में कर दी थी। इसलिए उनके विद्यालय से लेखिका के पिता के पास शिकायती पत्र आया था। पिता के सामने लेखिका के भाषण की प्रशंसा किसने की थी? डॉक्टर अंबालाल ने, जो लेखिका के पिता के घनिष्ठ मित्र थे। जब अंबालाल ने चौराहे पर लेखिका के भाषण को सुना तो उसे सुनकर वे इतना अधिक प्रभावित हुए कि उस भाषण की प्रशंसा उन्होंने लेखिका के पिता के सामने की थी, जिसके कारण लेखिका के पिता को भी अपने ऊपर गर्व होने लगा और उनका क्रोध धीरे धीरे शांत होने लगा था। शीला अग्रवाल को कॉलेज वालों ने नोटिस क्यों दिया? अनुपस्थित रहने के कारण, लड़कियों को भड़काने के अपराध में, अच्छा शिक्षण न करने के कारण या अच्छा परिणाम न देने के कारण? अब इसमें आपका सही उत्तर है लड़कियों को भड़काने के अपराध में, क्योंकि स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भूमिका अदा करने के लिए शीला अग्रवाल ने भी लेखिका को प्रोत्साहित किया था। उनके अंदर एक लावे के समान उन्होंने जोश और उत्साह भर दिया था। तो इस कारण से उन्होंने लड़कियों को भड़काया है, स्कूल का अनुशासन बिगड़ रहा था, इसलिए शीला अग्रवाल को नोटिस दिया गया था। लेखिका और उनके पिता का टकराव कब तक चलता रहा? देश के स्वतंत्र हो जाने तक, पिता के जीवित रहने तक, लेखिका के राजेंद्र से शादी करने तक या जीवन भर? जब लेखिका का विवाह राजेंद्र के साथ हुआ तब तक ही लेखिका का और लेखिका के पिता के बीच में विचारों को लेकर टकराव होता रहता था। फिर विवाह करने के बाद जब वे पिता के पास से चली गईं तो वह टकराव समाप्त हो गया। लेखिका को अपने अस्तित्व का एहसास कब हुआ? आंदोलन में भाग लेने पर, पिता से बहस करने पर, मां से दूर जाने पर, बड़ी बहन तथा भाई की छत्र छाया हट जाने पर।
जब तक लेखिका की बड़ी बहन सुशीला थी तब तक पिता उन्हीं को प्रिफर करते थे, उन्हीं की प्रशंसा करते थे क्योंकि वे गोरी थीं। उनके दो भाई थे, वे भी वहीं पढ़ते। लेकिन जब सुशीला का विवाह हो गया और दोनों भाई पढ़ने के लिए बाहर चले गए, तब लेखिका के पिता का ध्यान भी लेखिका पर गया और लेखिका को भी अपने अस्तित्व का एहसास तभी हो पाया था। लेखिका के पिता लेखिका को घर में होने वाली बहसों में बैठने को क्यों कहते थे? ताकि लेखिका देश में चल रही गतिविधियों को जाने समझे कि देश में कौन कौन सी गतिविधियां चल रही हैं, किस तरह का माहौल देश में बना हुआ है स्वतंत्रता को लेकर, तो लेखिका को उन सब की जानकारी होनी चाहिए। इसलिए वे अपने घर में होने वाली बहसों में उनको बैठने के लिए कहते थे, लेकिन केवल सीमा यहीं तक थी कि वे घर के अंदर ही बैठकर उन सारी बातों को जाने, समझे, सुने और उस पर बहस करें। रगों में खून की जगह लावा बहने से क्या तात्पर्य है? अत्यधिक जोश एवं उत्साह होना, उग्रवादी विचारधारा का होना, संवेदनशील बने रहना या विरोधी स्वभाव का होना। इसका सही उत्तर है अत्यधिक जोश और उत्साह का होना। नेक्स्ट है आपका, लेखिका ने शताब्दी की सबसे बड़ी उपलब्धि किसे कहा है? कॉलेज वालों का झुक जाना, राजेंद्र के साथ विवाह, कहानियों का प्रकाशित होना या 15 अगस्त 1947 स्वतंत्रता प्राप्ति। कि जिस दिन 15 अगस्त 1947 को हमारा देश स्वतंत्र हुआ तो वह उनके लिए सबसे बड़ी उपलब्धि थी। तो इस तरह से बच्चों यह पाठ आपको स्पष्ट हो चुका होगा। नेक्स्ट क्लास में हम इसके महत्वपूर्ण प्रश्नों का वर्णन करेंगे, उनको आप देखना ना भूलें। और यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ उसे लाइक कर दीजिए, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए और यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब भी कर दीजिए। सुनने के लिए आपका धन्यवाद।